नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 49, जिसका टाइटल है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल टाइप। इसका मतलब 1 to 48 चैप्टर्स जो हैं हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारे इसी वीडियो यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर इनके अंदर आपको कोई भी डाउट्स है तो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कार्ड। देखिए, कुछ लेक्चर से हम लोग जिस सेक्शंस की बात कर रहे हैं हमारे इस इंडियन पॉलिटी की, वो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हमने यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, देन लास्ट में हमने नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की बात की थी। आज हम ही को उसी के आगे एक बॉडी की बात करनी है जो शेड्यूल ट्राइब है। नेशनल कमीशन है ऑफ शेड्यूल ट्राइब, उसका ये लोगो देखने को मिलता है हमको, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें जो हमने बात की थी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिगार्डिंग, बस उसी से रिलेटेड ये भी बॉडी ऑलमोस्ट सेम प्रोविज़न है। खाली डिफरेंस ये है कि वो बॉडी जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जबकि ये बॉडी है वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो लोकल ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो आदिवासी जनजाति है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338। वैसे ही जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एसटी भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमिश्नर। इसके बाद सेपरेट कमीशन कब बनाया गया, सेम हिस्ट्री देखने को मिलती है। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं, सेम वो हिस्ट्री देखने को मिलती है। होता क्या है, स्टार्टिंग के अंदर हमें पता है कि भाई स्पेशल ऑफिसर थे, किसके लिए, एससी और एसटीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 338। और अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1990 के अंदर, यानी 65वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, जो किए गए थे 1990 के अंदर। इसके अंदर अमेंड किए गए और क्या किया गया, ये जो सेपरेट कमीशन था, सिंगल मेंबर बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी बना दी, बट अभी भी एससी एसटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको साथ में लेके चल रही थी। बट हमको पता है भाई, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ये जो दो कम्युनिटी है, इनके सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस या कल्चरल लाइफ के अंदर हमें पता है ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। ये ट्राइबल्स हैं और ये मेनलैंड कम्युनिटी के साथ ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मेनलैंड कम्युनिटी के साथ जुड़ी नहीं हुई। ये ज़्यादातर हमें फॉरेस्टेड एरिया और रूरल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ये मिक्सअप देखने को मिलते हैं मेन इंडियन सिविलाइजेशंस के साथ जुड़े। इसका मतलब भाई जियोग्राफिकली बात करें या कल्चरली बात करें, एससी और एसटी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके अपने अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है इसको क्या किया गया, रेस किया गया 1990s के अंदर। इसके बाद 1999 में इसी प्रॉब्लम के चलते क्या कहने गया, एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई गई, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोला गया। कब बनाई गई, ये 1999 के अंदर क्रिएट की गई, ताकि क्या किया जा सके, ये एसटी कम्युनिटीज़ है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सके। इसके बाद और भी नेसेसरी ये फेल्ट होने लगी कि नहीं यार, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से अलग है, तो क्यों ना इनके लिए क्या किया जाए, एक सेपरेट बॉडीज़ बनाई जाए। और वो सेपरेट बॉडीज़ किस तरीके से बनाई गई, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, 2003 के अंदर 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये जो सिंगल बॉडी थी, मल्टी मेंबर बॉडी, उसको बाइफर्केट यानी 2 सेपरेट बॉडीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कार्ड जो हमने लास्ट में देखा था अंडर आर्टिकल 338, दूसरा जिसकी अब हम अभी बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल टाइप, जो कि आर्टिकल 338A के अंदर उसको प्लेस किया गया। इस तरीके से 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर किया गया और 2 अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई। बट एक्चुअल के अंदर कब एग्जिस्टेंस हुआ, इसका 1 साल बाद, यानी कि 2004 के अंदर ये सेपरेट कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट बना दिया गया। इसके कंपोजिशंस की जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के कंपोजिशंस की, तो इसके क्या होते हैं, सेम वैसे ही चेयरमैन देखने को मिलते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए वाइस चेयरमैन है, प्लस 3 मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। ये इनका कंपोजिशंस है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के पास ही वारंट होता है उनके हाथ में कि उनकी जो भी सर्विस कंडीशन है, उनका टेन्योर है, वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का डिसाइड किया गया है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंदर में भी हमने 3 इयर्स का टेन्योर देखा था। सेम शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर का भी टेन्योर कितना होता है, 3 इयर्स का होता है। सेम अगर ये क्या किया नहीं जा सकता, इनको 2 बार से 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट टाइम चल रहा है, 3 साल बाद रिटायर हो गए, उसके बाद सेकंड बार भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मेंबर चेयरमैन, पर सेकंड टाइम जब रिटायर हो गए उसके बाद उनको फर्दर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं की जा सकती। शेड्यूल कास्ट के लिए भी सेम था, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी हमें सेम देखने को मिलता है। तो ये कुछ सेपरेट कमीशंस और इसके इवोल्यूशन की हिस्ट्री जो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ये है क्यों, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो फंक्शन था उस कमीशन का सेम शेड्यूल ट्राइब के लिए ये वाले कमीशन का, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, वो ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए भी सारी वही चीज़ें करता है जो एससीज के लिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट करता है। देखिए सब सेम, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड हैं एसटीज़ के लिए तो वो ये काम करता है। इसके अलावा इंक्वायरी करना, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट फाइल की गई कि भाई इनका जो राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया गया एसटी कम्युनिटीज़ के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ये भी इनका ही काम होता है, इंक्वायरी करना। इसके अलावा इस तरीके की प्लानिंग का पार्ट होना जो क्या करे, शेड्यूल ट्राइब के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बात करती हो तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग करना ये भी इन्हीं का काम है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, या फिर उनको जब लगता है सही तब भी क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ये भी इन्हीं का फंक्शन देखने को मिलता है। किसका, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, याद रखना। इसके अलावा रिकमेंडेशन देना कि भाई यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देना कि भाई किस तरीके से इनके सेफगार्ड के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके प्रोटेक्शंस के लिए, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं एसटी कम्युनिटीज़ के, तो उसकी रिकमेंडेशंस भी देता है। ये किसको देता है, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को। इसके अलावा इनको डिस्चार्ज करना होता है वो फंक्शन for the protection, welfare and the development and the advancement of the STs which are given by the president। तो प्रेसिडेंट इनको अलग फंक्शंस दें तो वो भी इन्हें परफॉर्म करने होते हैं। यही अलग फंक्शन के चलते क्या किया गया था 2005 के अंदर, कुछ अदर फंक्शन भी ये नेशनल कमीशन है फॉर द शेड्यूल ट्राइब को दिए गए थे। क्या 2005 के अंदर भाई प्रेसिडेंट ने बोला कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैटर्स हैं जो एसटीज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको भी आज से आपको क्या करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या थे कि भाई देखो, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनकी ऑनरशिप इनको दें या ना दे तो किस हद तक दें, उसके पैरामीटर्स क्या हो, तो उसकी जवाबदारी नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब को दी गई 2005 में। किसने दी, प्रेसिडेंट ने दी, क्योंकि उनके ऊपर है ये पावर है उनके पास। तो ये ऑनरशिप, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऑनरशिप के राइट्स के रिगार्डिंग उन्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। भाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके सेफगार्ड के लिए। इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं लोकल लेवल पे, वो उनके राइट्स क्या उन्हें दिए जाने चाहिए या नहीं देने चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी करना। इसके अलावा कौन से ऐसे मोर वायबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजी हो सकती है जो इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सके एसटीज़ के, वो रिकमेंडेशन देना। इंप्रूव करना इनकी इफिकेसी ऑफ द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशंस मेजर्स फॉर द ट्राइबल ग्रुप। इसके अलावा प्रिवेंट करना उनको एलिनिएशन ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर ओन लैंड। भाई पास्ट से जो लैंड पे वो लोग बस रहे हैं, उनके पूर्वज भी वहीं के थे, उनसे वो लैंड छीन नहीं ली जा सके, इस तरीके के मेज़र भी सजेस्ट करने का टास्क दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को 2005 में। इसके अलावा कोई और ऐसे क्या मेज़र लिए जा सकते हैं जो क्या करें, कोऑपरेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट की बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ताकि उनके जो फॉरेस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, उनके सोशल एफॉरेस्टेशंस को ध्यान में रख के, तो वो चीज़ें भी सजेस्ट करना। इसके अलावा किस तरीके से जो पेसा एक्ट है, हमने देखा था जब हम पंचायत के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जो पीसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट हो, किस तरीके से इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जा सके ट्राइबल एरिया में ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, तो इसके लिए भी रिकमेंडेशन देने को बोला गया 2005 में। इसके अलावा कोई और ऐसे मेज़र लिए जा सकते हैं जो रिड्यूस करें और अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दें शिफ्टिंग कल्टीवेशंस की, जो ट्राइबल प्रैक्टिस होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशंस की, जूम कल्टीवेशन भी जिसको बोला, इस प्रैक्टिस को इलीगली बैन किया जा सके, ऐसे कौन से मेजर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या किया गया, रिकमेंडेशन दी गई। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, भाई एक लैंड पे ही आए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, फॉरेस्ट थे, उसको कट किया, यहाँ पे क्या किया, खेती की, खेती करने के बाद जो रिमेन्स है उसको जला दिया, जलाने के बाद राख बन गई, वो फर्टिलाइजर के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ होती है। इसमें वापस से खेती की, फिर शिफ्ट हो गए दूसरी लैंड पे, दूसरी लैंड में भी फॉरेस्ट काटे, उगाया, काटा, जलाया, फिर तीसरी लैंड पे, इसको बोलते हैं शिफ्ट होना टाइम टू टाइम, तो इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो उसको बैन करना है, क्यों भाई, ये लैंड खराब हो गई, फिर ये लैंड खराब होगी, ये लैंड खराब होगी, तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है यहाँ पे अल्टीमेटली। तो ये क्या है, प्रैक्टिसेस सही नहीं है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए इसको बैन किया जाता है। तो ये बैन करने के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, वो भी 2005 में प्रेसिडेंट ने किसको जवाबदारी दी, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब को दी गई।
ठीक है, उनके जो कमिश्नर थे उनको और मेंबर्स को। इसके अलावा रिपोर्ट्स की जब हम बात करते हो तो रिपोर्ट्स किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। कौन, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब भी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम इसको लगता है, बोले नहीं इन बिटवीन भी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, तो वो भी सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको पार्लियामेंट में रखते हैं अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। भाई कमिश्नर ने पार्लियामेंट को कोई रिकमेंडेशन दी थी या गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी, उस पर पार्लियामेंट ने क्या स्टेप लिया, अगर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो वो चीज़ें भी क्या है, टेबल्स पे रखी जाती हैं। किसके, पार्लियामेंट के। कौन रखता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन देता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ऑलराइट, इसके अलावा क्या होता है, प्रेसिडेंट कई बार जो रिपोर्ट हैं वो क्या करते हैं, गवर्नर को भी फॉरवर्ड करते हैं, और ये गवर्नर फिर क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर वो रखते हैं अलॉन्ग विद वो भी मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस। किस तरीके से कोई मेजर्स नहीं लिए, रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट की इनकी, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट की, स्टेट लेवल पे भी ये चीज़ें कई बार गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखवाते हैं। तो ये रिपोर्ट का मैटर्स है जो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं और वो कहाँ उसको सबमिट करते हैं। इसके बाद कुछ पावर्स की बात करें तो सिमिलर पावर देखने को मिलती है जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की थी, वही पावर नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब की हमको देखने को मिलती है। जनरली इनके पास क्या होता है, सिविल कोर्ट की पावर्स होती है। सिविल कोर्ट की पावर यानी हम बोल सकते हैं क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। इसके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी है प्लस जुडिशियल पावर भी है, इसीलिए इसको क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी भी कहा जा सकता है। जनरली सिविल कोर्ट की पावर होती है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स, क्या क्या कर सकता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल का, समन कर सकता है कि भाई तुमको पर्टिकुलर कार्रवाई है तो उसके अंदर आना है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है उसको मंगा सकता है, कोई नई डिस्कवरी मिली तो उसको भी पेश किया जा सकता है इनके सामने। कोई ऐसे एविडेंसेस हैं, एफिडेविट्स करवाना है तो वो भी रिसीव किए जा सकते हैं इसके द्वारा। पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात की जा सकती है, ठीक है भाई, पब्लिक सीधी सी बात है, कोई केस है इन्वॉल्व है जिसमें एसटी कम्युनिटी के पर्सन इन्वॉल्व है तो वहाँ से कुछ एविडेंस मिल रहे हैं तो वो चीज़ें भी, पब्लिक रिकॉर्डिंग कुछ करनी है तो पब्लिक रिकॉर्ड में भी वो चीज़ें रखी जा सकती है। इसके अलावा सम्मन्स इशू किया जा सकता है विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट उनको अगर कोई और मैटर देते हैं तो उसको भी क्या करना होगा, उन्हें करना होगा। ये सारी चीज़ें अंडर आती है पावर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ तो उन्हें क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। किससे, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब से। तो ये भी इनके पावर डोमेन के अंदर ही आ जाता है। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। लास्ट में हमने नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट समझा था। अगर वो आप समझ के आए तो ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है, इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, तो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ऑलराइट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर विज़िट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए, और इसके अलावा आपको 1 to 48 चैप्टर्स के अंदर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यही चैनल्स पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑलराइट, मिलते हैं इसी के साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 50 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी, जो कि होगा नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।